नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे लोको पायलट अभ्यर्थियों के लिए एनसीईआरटी विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जैव प्रक्रम पर एक जबरदस्त मेगा क्विज मैराथन। बिल्कुल, लेकिन इस ज्ञान के सफर पर निकलने से पहले अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और इस सेशन को एक लाइक जरूर दीजिए और नीचे कमेंट्स में अपनी हाजिरी भी लगाइए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इस पूरी क्लास की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट से जुड़ना मत भूलिएगा। लिंक आपको चैनल के और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। What are all the processes that collectively perform the function of maintenance in living organisms called? मतलब वे सभी प्रक्रम जो एक साथ मिलकर सजीवों के अनुरक्षण या कह सकते हैं मेंटेनेंस का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बहुत ही फाउंडेशनल सवाल है ये। बिल्कुल। और आपके ऑप्शंस हैं A श्वसन, B उत्सर्जन, C जैव प्रक्रम और D जनन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जैव प्रक्रम। अच्छा। देखिए, जिंदा रहने के लिए ना सिर्फ सांस लेना काफी नहीं है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सब मिलके हमारी बॉडी की मशीनरी को चलाते रहते हैं। सही बात है। तो इन्हीं सभी जरूरी प्रक्रियाओं को कलेक्टिवली हम लाइफ प्रोसेसेस, ये जैव प्रक्रम कहते हैं। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। When does molecular motion not occur inside a virus? इसका मतलब है एक विषाणु यानी वायरस के अंदर आणवीय गति कब तक नहीं होती है। ऑप्शंस हैं A जब तक वे हवा में होते हैं, B जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते, C जब तक वे पानी में होते हैं, या D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं। वायरस बहुत दिलचस्प चीज है। जब तक ये किसी जिंदा कोशिका के बाहर पड़े हैं, ये एक निर्जीव कण की तरह होते हैं, कोई हलचल नहीं। मतलब बिल्कुल नॉन लिविंग। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ये किसी कोशिका को इन्फेक्ट करते हैं, ये उसकी मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं और अपनी आणविक गतिविधियां शुरू कर देते हैं। समझ गया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। What are most food substances based on? यानी हमारे ज्यादातर खाद्य पदार्थ किस तत्व पर आधारित होते हैं? ऑप्शंस हैं A नाइट्रोजन, B कार्बन, C ऑक्सीजन, D हाइड्रोजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन। कार्बन? जी। आप कुछ भी सोचिए, रोटी, चावल, दाल, चीनी, तेल, इन सब का आधार कार्बन ही है। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब कार्बन के ही तो कंपाउंड है। इसीलिए कार्बन को जीवन का आधार भी कहा जाता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4। हाउ आर द कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म फुलफिल्ड? इसका मतलब है एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा की जरूरतें कैसे पूरी होती हैं? ऑप्शंस है A श्वसन द्वारा, B प्रकाश संश्लेषण द्वारा, C विसरण द्वारा, या D पाचन द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। स्वपोषी जैसे कि पेड़ पौधे, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हाँ। वो सूरज की रोशनी को ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के स्रोत के तौर पर, और इसी से प्रकाश संश्लेषण होता है और उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। बिल्कुल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। इन व्हाट फॉर्म आर कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर्ड इन प्लांट्स दैट आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली? मतलब पौधों में वो कार्बोहाइड्रेट जो तुरंत इस्तेमाल नहीं होता, उसे किस रूप में जमा किया जाता है? अच्छा सवाल है। ऑप्शंस है A ग्लाइकोजन, B वसा, C प्रोटीन, D मंड यानी स्टार्च। इसका सही जवाब है ऑप्शन D मंड, स्टार्च। पौधे दिन में जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी बनाते हैं ना, उससे वो स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं। अच्छा। ये उनके लिए एक तरह का फिक्स डिपॉजिट है, जिसे वो रात में या जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आलू में होता है? बिल्कुल। आलू में जो आप खाते हैं वो यही स्टोर्ड स्टार्च है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6। इन व्हाट फॉर्म इज सम ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम फूड स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? मतलब मानव शरीर में भोजन से मिली ऊर्जा का कुछ हिस्सा किस रूप में संचित होता है? अब बात इंसानों की। जी। ऑप्शंस हैं A मंड, B ग्लूकोज, C ग्लाइकोजन, D इंसुलिन। सही जवाब है ऑप्शन C ग्लाइकोजन। जो काम पौधों में स्टार्च करता है, जी। वही काम हमारे शरीर में ग्लाइकोजन करता है।
अच्छा, तो ये हमारा एनर्जी रिजर्व है। हाँ, जब हम जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज खाते हैं ना, तो हमारा शरीर उसे ग्लाइकोजन में बदलकर लिवर और मांसपेशियों में जमा कर लेता है। ठीक है। 7वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम वेयर इज द ऑक्सीजन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन एक उत्पाद के रूप में बनती है, वो कहाँ से आती है? ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। हाँ, ऑप्शंस हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड से, बी जल से, सी वायु से और डी क्लोरोफिल से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जल से। जल से। जी, ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, पर ऐसा नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में पौधा पानी के अणु यानी H2O को तोड़ता है और इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। समझ गया। चलिए, सवाल जवाब के बीच एक मजेदार कमेंट ब्रेक लेते हैं। गोलू फ्रॉम आरा लिखते हैं, गुरुजी, हमारी वाली तो बिना प्रकाश संश्लेषण के ही इतना ऑक्सीजन लेती है कि हमारा दम घुटने लगता है। क्या करें? अरे बाप रे। गोलू जी, गहरी सांस लीजिए और अगले सवाल पे ध्यान दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल का मुख्य काम क्या है? ऑप्शंस हैं ए जल का अवशोषण, बी कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, सी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना या डी ऑक्सीजन का परिवहन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल जो है वो पौधे की पत्तियों में मौजूद एक हरा पिगमेंट है और ये एक सोलर पैनल की तरह काम करता है। सोलर पैनल? हाँ, इसका मुख्य काम सूरज की रोशनी की ऊर्जा को पकड़ना और उसे केमिकल एनर्जी में बदलना है ताकि खाना बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सके। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9। हुज फंक्शन इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? मतलब रंध्र यानी स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, ये किसका काम है? ऑप्शंस हैं ए केंद्रक, बी द्वार कोशिकाएं यानी गार्ड सेल्स, हाँ ये तो। सी कोशिका भित्ति और डी हरित लवक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स। जी, पत्तियों पर जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, वो पौधे के नाक की तरह काम करते हैं। अच्छा। इन छेदों के दोनों तरफ 2 गार्ड सेल्स होती हैं जो एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड की तरह इन गेट्स को खोलने और बंद करने का काम नियंत्रित करती हैं। ठीक है, अगला सवाल इसी से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन डू गार्ड सेल्स स्वेल? यानी ये द्वार कोशिकाएं कब फूल जाती हैं? ऑप्शंस हैं ए जब उनमें से जल बाहर निकलता है, बी जब उनमें जल अंदर जाता है, सी जब तापमान बढ़ता है, डी जब प्रकाश कम होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जब उनमें जल अंदर जाता है। ओके। ये बहुत सिंपल है। जब गार्ड सेल्स में पानी भरता है तो वे गुब्बारे की तरह फूलकर तन जाती हैं, जिससे बीच का छेद यानी स्टोमेटा खुल जाता है। और जब पानी निकलता है तो वो पिचक जाती हैं और छेद बंद हो जाता है। बहुत बढ़िया। दोस्तों, हम 10 सवालों का पड़ाव पार कर चुके हैं। अगर आपको इस मैराथन में मजा आ रहा है और कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो इंतजार मत कीजिए। तो बिना देरी किए इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी क्लास आपसे मिस ना हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। इन व्हाट फॉर्म डू प्लांट्स मेनली एब्जॉर्ब नाइट्रोजन? मतलब पौधे नाइट्रोजन को मुख्य रूप से किस रूप में सोखते हैं? ऑप्शंस हैं ए वायुमंडलीय नाइट्रोजन, बी नाइट्राइट और नाइट्रेट, सी यूरिया, डी अमोनिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइट्राइट और नाइट्रेट। देखिए, हवा में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा? हाँ, मिट्टी में मौजूद कुछ बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदलते हैं, जिससे पौधे पानी के साथ अपनी जड़ों से आसानी से सोख लेते हैं। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर कस्कुटा, अमरबेल, टिक्स एंड लाइस एग्जाम्पल्स ऑफ? यानी अमरबेल, किलनी और जूं, ये किस प्रकार के पोषण का उदाहरण है? ये तो सबने देखा होगा। बिल्कुल। ऑप्शंस हैं ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी परजीवी यानी पैरासिटिक, डी प्राणी संभोजी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, परजीवी, पैरासिटिक। परजीवी वो जीव होते हैं जो किसी दूसरे जिंदा जीव मतलब होस्ट के शरीर पर या अंदर रहकर उससे अपना बना बनाया भोजन लेते हैं और बदले में उसे नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल, ये तीनों ही इसके क्लासिक उदाहरण हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13।
By what does amoeba surround its food? अमीबा अपने भोजन को किसके द्वारा घेरता है? ऑप्शंस हैं ए मुंह, बी सीलिया, सी पादाब जिसे कूटपाद या स्यूडोपोडिया भी कहते हैं, डी स्पर्शक। सही जवाब है ऑप्शन सी पादाब, कूटपाद, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। जी। अमीबा का कोई फिक्स्ड आकार या मुंह तो होता नहीं। जब उसे भोजन दिखता है तो वो अपनी कोशिका झिल्ली को उंगलियों की तरह आगे बढ़ाकर भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। इन नकली पैरों को ही स्यूडोपोडिया या पादाब कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। इन पैरामीशियम whose movement is helpful in taking the food to a specific spot? मतलब पैरामीशियम में भोजन को एक खास जगह तक पहुंचाने के लिए किसकी गति मदद करती है? अमीबा से थोड़ा अलग है ये। हाँ, ऑप्शंस हैं ए पादाब, बी पक्षाब यानी सिलिया, सी फ्लैजिला, डी रिक्तिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पक्षाब सीलिया। पैरामीशियम की पूरी बॉडी पर हजारों छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। अच्छा। ये एक साथ मिलकर चप्पू की तरह चलती हैं जिससे पानी की लहर पैदा होती है और भोजन बहकर उसके मुंह तक पहुंच जाता है। बहुत दिलचस्प है। चलिए एक और कमेंट उठाते हैं। पिंकी फ्रॉम पानीपत लिखती हैं हंसती हैं, सर जी महाराला तो अमीबा की तरियां हैं, कदे कोई रूप बना लेवे के करा। ये तो बड़ी समस्या है। पिंकी जी, आप पैरामीशियम बन जाइए और उसे अपनी सीलिया की गति से एक विशिष्ट स्थान पर ले आइए, यानी पढ़ाई की मेज पर। ये सही सलाह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा? यानी हमारी लार यानी सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी लार एमिलेस यानी सैलिवरी एमिलेस, डी लाइपेज। सही जवाब है ऑप्शन सी लार एमिलेस, सैलिवरी एमिलेस। हमारे भोजन का पाचन जो है ना वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। हाँ, ये तो सुना है। हमारी लार में मौजूद ये एंजाइम स्टार्च को पचाने का काम शुरू कर देता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। Into what does the salivary amylase enzyme break down starch? यानी ये लार एमिलेस एंजाइम मंड यानी स्टार्च को तोड़कर किस चीज में बदलता है? अच्छा सवाल। ऑप्शंस हैं ए वसा अम्ल, बी अमीनो अम्ल, सी शर्करा यानी शुगर, डी विटामिन। सही उत्तर है ऑप्शन सी शर्करा, शुगर। सलाइवरी एमिलेज स्टार्च जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज नाम की एक सरल शर्करा में तोड़ देता है। अच्छा, इसी वजह से रोटी ज्यादा चबाने पर मीठी लगती है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही वजह है। क्वेश्चन नंबर 17। What is the movement that pushes the food forward in the alimentary canal called? मतलब हमारी आहार नली में भोजन को आगे धकेलने वाली गति को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए स्थानांतरण, बी क्रमाकुंचक गति यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, सी विसरण, डी परिसंचरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्रमाकुंचक गति, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हमारी भोजन नली की मांसपेशियां एक लय में सिकुड़ती और फैलती हैं जिससे एक लहर जैसी गति बनती है। जैसे टूथपेस्ट ट्यूब से बाहर आता है? क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण। यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भोजन को धीरे धीरे आगे की ओर धकेलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। What protects the inner lining of the stomach from hydrochloric acid? हमारे आमाशय यानी पेट की अंदरूनी परत को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के असर से कौन बचाता है? ये बहुत जरूरी है। जी, ऑप्शंस हैं ए पेप्सिन, बी श्लेष्मा यानी म्यूकस, सी पित्रस, डी विली। सही जवाब है ऑप्शन बी श्लेष्मा, म्यूकस। हमारे पेट में बहुत शक्तिशाली एसिड बनता है जो भोजन को गलाता है। तो पेट खुद इस एसिड से न गल जाए इसके लिए उसकी दीवारों पर म्यूकस की एक मोटी और चिकनी परत होती है जो एक सुरक्षा कवच का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 19। Which enzyme helps in the digestion of protein? पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में मदद करता है? ऑप्शंस हैं ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन, डी विटामिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोटीन। पेट के एसिडिक माहौल में पेप्सिन नाम का एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। इसका काम है भोजन में मौजूद प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ये प्रोटीन पाचन का पहला
और बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बहुत बढ़िया। 20वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। हाउ इज द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बिवोर्स कंपेयर्ड टू कॉर्निवोर्स? मतलब शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी जंतुओं की तुलना में कैसी होती है? ऑप्शंस हैं ए छोटी, बी लंबे, सी समान, डी बहुत छोटी। लंबी क्यों? शाकाहारी जानवर घास फूस खाते हैं जिसमें सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज को पचाना बहुत मुश्किल काम है, इसमें समय लगता होगा। बहुत ज्यादा। इसीलिए प्रकृति ने उन्हें मांसाहारियों की तुलना में ज्यादा लंबी छोटी आंत दी है ताकि भोजन का पूरा अवशोषण हो सके। बहुत बढ़िया। हमने 20 सवाल पूरे कर लिए हैं। आपका जोश बना रहना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपने अब तक इस ज्ञान यज्ञ में लाइक की आहुति नहीं दी है तो जल्दी से लाइक बटन दबाएं और इसे उन सभी दोस्तों तक शेयर करें जो रेलवे की तैयारी में जुटे हैं। हाँ, आपका एक शेयर किसी की बहुत मदद कर सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट फंक्शन डज बाइल जूस फ्रॉम द लिवर परफॉर्म? हमारे यकृत यानी लिवर से निकलने वाला पित्त रस, जिसे बाइल जूस कहते हैं, वो क्या काम करता है? ऑप्शंस हैं ए भोजन को अम्लीय बनाता है, बी वसा का इमल्सिफिकेशन यानी इमल्सिफिकेशन करता है, सी प्रोटीन का पाचन करता है, डी भोजन को सड़ाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण, ये क्या होता है? पित्त रस एक तरह का डिटर्जेंट है। जैसे साबुन तेल और पानी को मिला देता है, वैसे ही पित्त रस वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। अच्छा, इसी को इमल्सीकरण कहते हैं, जिससे एंजाइम आसानी से वसा को पचा पाते हैं। समझ गया। एक और कमेंट आया है, जस्सी फ्रॉम जालंधर लिखते हैं, सर जी साडी वाली द गुस्सा भी पितरस वर्गा है, दिमाग द इमल्सीकरण कर दिंदा है। हे भगवान। जस्सी जी शांति बनाए रखिए और अगले सवाल पर फोकस कीजिए। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22। Which enzyme for protein digestion is present in pancreatic juice? अग्नाशय से निकलने वाले रस में प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? ऑप्शंस हैं ए अमाइलेज, बी लाइपेज, सी ट्रिप्सिन और डी पेप्सिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रिप्सिन। पेट में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन ने शुरू किया था। हाँ, अब छोटी आंत में अग्न्याशय से आया ट्रिप्सिन उस काम को आगे बढ़ाता है और प्रोटीन को और भी छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 23। Which enzyme is responsible for the digestion of fats? वसा यानी फैट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? ये तो अब आसान लगना चाहिए। हाँ, ऑप्शंस हैं ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी लाइपेज, डी एमिलेज। सही जवाब है ऑप्शन सी, लाइपेज। लाइपेज जी, नाम से ही पता चल रहा है, लिपिड यानी फैट को पचाने वाला एंजाइम लाइपेज। ये इमल्सीकृत वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, जिससे हमारा शरीर आसानी से सोख सकता है। Question number 24. In which part of the alimentary canal does the absorption of digested food take place? पचे हुए भोजन का अवशोषण यानी absorption हमारी आहार नाल के किस हिस्से में होता है? ऑप्शंस हैं ए आमाशय, बी बृहदांत्र, सी क्षुद्रांत्र स्मॉल इंटेस्टाइन, डी ग्रसिका। सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्षुद्रांत्र स्मॉल इंटेस्टाइन। पाचन का लगभग सारा काम और पचे हुए भोजन के पोषक तत्वों को सोखने का मुख्य काम छोटी आंत में ही होता है। अच्छा, इसकी बनावट खास तौर पर अवशोषण के लिए ही बनी है। और वो बनावट कैसी है ये अगले सवाल में है। Question number 25. What are the finger-like projections on the inner lining of the small intestine called? छोटी आंत की अंदरूनी दीवार पर मौजूद उंगलियों जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? हाँ। ऑप्शंस हैं ए कूपिका, बी दीर्घरोम विली, सी नेफ्रॉन, डी वाल्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दीर्घरोम विली। छोटी आंत की दीवारें सपाट नहीं होती, उनमें लाखों उंगलियों जैसे उभार होते हैं जिन्हें विली कहते हैं। लाखों? जी हाँ, लाखों। ये एक तौलिए की सतह की तरह अवशोषण के लिए सतह के क्षेत्रफल को कई गुना बढ़ा देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व सोखे जा सकें। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26. Where does the breakdown of glucose 6 carbon molecule into pyruvate 3 carbon molecule occur? यानी ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटना कोशिका में कहाँ होता है? अब सेल्यूलर लेवल पर आ गए। जी, ऑप्शंस हैं ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, सी हरित लवक और डी
केंद्रक। सही जवाब है ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ऊर्जा उत्पादन का ये पहला कदम, जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। अच्छा। इसमें एक 6 कार्बन वाला ग्लूकोज अणु 2 3 कार्बन वाले पाइरूवेट अणुओं में टूट जाता है। Question number 27. In what does pyruvate convert into ethanol and carbon dioxide in the absence of oxygen? ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में पाइरूवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में किस जीव में बदलता है? ऑप्शंस हैं ए मानवपेशी में, बी जीवाणु में, सी यीस्ट में और डी शैवाल में। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यीस्ट में। इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन या अवायवीय श्वसन कहते हैं। यीस्ट इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके ऊर्जा पाता है। फर्मेंटेशन, जैसे ब्रेड बनाने में। बिल्कुल। ब्रेड को फुलाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और शराब बनाने वाला इथेनॉल दोनों इसी प्रक्रिया की देन है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 28. In our muscles, what does pyruvate change into in the absence of oxygen, causing cramps? हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट किस चीज में बदल जाता है जिससे हमें ऐंठन या क्रैम्प्स महसूस होते हैं? ये तो हम सबने महसूस किया है। हाँ, ऑप्शंस है ए इथेनॉल, बी लैक्टिक अम्ल, सी सिट्रिक अम्ल, डी ग्लूकोज। सही जवाब है ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल। जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं या भारी वर्जिश करते हैं तो हमारी मांसपेशियों को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। हाँ। तब वे ऊर्जा के लिए पाइरूवेट को लैक्टिक एसिड में बदल देती हैं। यही लैक्टिक एसिड जमा होने पर हमें मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन का एहसास होता है। एक कमेंट आया है चिंटू जी का। वो लिखते हैं, सर जब भी घर पर वाईफाई की स्पीड कम होती है मेरे दिमाग में भी लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, एकदम क्रैम्प्स आते हैं। चिंटू जी, गहरी सांस लीजिए और राउटर को रीस्टार्ट कीजिए, क्रैम्प्स चले जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29. Where does aerobic respiration take place? वायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन कहाँ संपन्न होता है? ऑप्शंस हैं ए कोशिका द्रव्य, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गोल्जी काय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलाइसिस के बाद पाइरूवेट ऊर्जा उत्पादन के अगले चरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। अच्छा, पावर हाउस में? बिल्कुल। यहीं पर ऑक्सीजन की मदद से ढेर सारी ऊर्जा बनती है, इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है। 30वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 30. हाउ मच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी? यानी एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा निकलती है? ऑप्शंस हैं ए 30.5 किलोजूल मोल, बी 40.5 किलोजूल मोल, सी 20.5 किलोजूल मोल, डी 100 किलोजूल मोल। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 30.5 किलोजूल मोल। 30.5। जी। एटीपी हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी है, जैसे रुपए। जब भी शरीर को कोई काम करना होता है वो एक एटीपी का अणु खर्च करता है, जिससे लगभग 30.5 किलोजूल प्रति मोल ऊर्जा निकलती है। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हम 30 सवालों के महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आपकी एनर्जी और जोश कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर अब तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस ज्ञान की सेना का हिस्सा बनिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31. Which oxygen do aquatic organisms use for respiration? जलीय जीव सांस लेने के लिए किस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शंस हैं ए वायुमंडलीय ऑक्सीजन, बी जल में विलय ऑक्सीजन, सी ओजोन, डी कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त ऑक्सीजन। सही जवाब है ऑप्शन बी, जल में विलय ऑक्सीजन। मछलियां और दूसरे जलीय जीव पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करते हैं। वे अपने गिल्स यानी गलफड़ों की मदद से इस ऑक्सीजन को सोखते हैं। तो उनकी सांस लेने की दर भी तेज होती होगी? बिल्कुल सही। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा हवा से कम होती है, इसलिए उनकी सांस लेने की दर भी तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 32. What is present in the trachea to prevent it from collapsing? हमारी श्वास नली यानी ट्रैकिया को पिचकने से रोकने के लिए उसमें क्या मौजूद होता है? ऑप्शंस है ए हड्डी के छल्ले, बी पेशीय वलय, सी उपास्थि वलय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, डी कुछ नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपास्थि वलय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। हमारी सांस की नली एक लचीली पाइप है,
ये सांस खींचते समय पिचक न जाए, इसके लिए इसमें सी आकार के कार्टिलेज के छल्ले लगे होते हैं। सी आकार के। जी, जो इसे हमेशा खुला रखते हैं। Question number 33. What are the balloon-like structures inside the lungs that provide a surface for the exchange of gases called? फेफड़ों के अंदर मौजूद गुब्बारे जैसी संरचनाएं जो गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती हैं, क्या कहलाती हैं? ऑप्शंस हैं ए श्वसनिका, बी कूपिका एल्वियोलाई, सी डायाफ्राम, डी पसलियां। सही उत्तर है ऑप्शन बी कूपिका एल्वियोली। हमारे फेफड़ों में लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। अच्छा। यहीं पर ऑक्सीजन खून में मिलती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये गैस एक्सचेंज का मुख्य केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 34. What is the respiratory pigment in humans? मानव में श्वसन वर्णक यानी सांस से जुड़ी गैसों को ढोने वाला पिगमेंट कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए क्लोरोफिल, बी हीमोग्लोबिन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी प्लेटलेट्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, जी। हीमोग्लोबिन हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद एक प्रोटीन है। ये एक ऑक्सीजन टैक्सी की तरह काम करता है। ऑक्सीजन टैक्सी? हाँ, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को उठाकर शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाता है और इसी की वजह से खून का रंग लाल होता है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 35. हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट? मानव हृदय में कितने कोष्ठ या चेम्बर होते हैं? ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब है ऑप्शन सी 4। हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर की तरफ अलिंद यानी एट्रिया और 2 नीचे की तरफ निलय यानी वेंट्रिकल्स। इस 4 चेम्बर वाले डिजाइन का क्या फायदा है? ये साफ खून मतलब ऑक्सीजन वाला खून और गंदे खून को मिलने से रोकता है, जिससे शरीर को ज्यादा ऊर्जा मिलती है। एक और मजेदार कमेंट है, बबलू भैया फ्रॉम छपरा लिखते हैं। गुरुजी डॉक्टर साहब कहे हैं कि दिल में 4 चैम्बर होला, पर हमरा दिल के चारों चैम्बर में तक खाली उहे बसल बाड़ी। अरे बबलू भैया। बबलू भैया, दिल में पढ़ाई के लिए भी एक कोना बना लीजिए, नौकरी जरूर लगेगी। बिल्कुल सही सलाह। क्वेश्चन नंबर 36. In which chamber of the heart does deoxygenated blood from the body enter? शरीर से वी-ऑक्सीजनित यानी इस्तेमाल किया हुआ खून हृदय के किस चेम्बर में सबसे पहले आता है? ऑप्शंस हैं ए बायां अलिंद, बी दायां अलिंद, सी बायां निलय, डी दायां निलय। सही उत्तर है ऑप्शन बी दायां अलिंद राइट एट्रियम। पूरे शरीर से इस्तेमाल हो चुका खून जिसमें ऑक्सीजन कम होती है सबसे पहले हृदय के दाएं अलिंद में इकट्ठा होता है और फिर वहां से यहाँ से ये फेफड़ों में साफ होने के लिए भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37. हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ अ फिश? मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2। सिर्फ 2? जी हाँ, मछलियों के हृदय में सिर्फ 2 ही चेम्बर होते हैं, एक अलिंद और एक निलय। उनका सर्कुलेशन भी सिंगल होता है, मतलब खून दिल से सिर्फ एक बार गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 38. What is the instrument used to measure blood pressure called? रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये नाम थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ऑप्शंस हैं ए बैरोमीटर, बी स्पाइग्मोमैनोमीटर, सी स्टेथोस्कोप, डी थर्मामीटर। सही जवाब है ऑप्शन बी स्पाइग्मोमैनोमीटर। स्पाइग्मोमैनोमीटर। जी हाँ, ये वही मशीन है जिसे डॉक्टर हाथ पर बांधकर पंप करके आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39. What is the normal systolic and diastolic pressure? एक सामान्य व्यक्ति का प्रकुंचन सिस्टोलिक और अनुशिथिलन डायस्टोलिक दाब कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12,080 mmHg। ऊपर वाला नंबर 120 सिस्टोलिक प्रेशर है जो दिल के धड़कने का प्रेशर है, और नीचे वाला 80 वो डायस्टोलिक प्रेशर है जो 2 धड़कनों के बीच का प्रेशर है। इसे 120-80 mm of mercury पढ़ा जाता है। Question number 40. Which blood vessels carry blood from the heart to various organs of the body? कौन सी रक्त वाहिकाएं खून को हृदय से शरीर के अलग-अलग अंगों तक ले जाती हैं? ऑप्शंस हैं ए शिराएं, बी कोशिकाएं, सी धमनियां, आर्टरीज, डी लसिका।
सही जवाब है ऑप्शन सी, धमनियां, आर्टरीज। आर्टरीज? जी। इसे याद रखने का आसान तरीका है। ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट। अरे वाह! धमनियां खून को दिल से दूर ले जाती हैं। इनमें खून ज्यादा प्रेशर से बहता है, इसलिए इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं। वाह! 40 सवालों का पड़ाव भी पार हो गया। आखिरी 10 सवालों के लिए तैयार हो जाइए। ये फाइनल लैप है। बिल्कुल। और अगर अब भी किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मौका मत जाने दीजिए। जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41. Which cells block the path by forming a blood clot at the site of bleeding? चोट लगने पर खून बहने वाली जगह पर रक्त का थक्का बनाकर बहाव को रोकने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? ऑप्शंस हैं ए लाल रक्त कणिकाएं, बी श्वेत रक्त कणिकाएं, सी प्लेटलेट्स, डी लसिका। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे खून के फर्स्ट एड सोल्जर्स हैं। फर्स्ट एड सोल्जर्स? हाँ, जैसे ही कहीं कट लगता है ये फौरन वहां पहुंचकर एक जाल बना लेते हैं और खून का थक्का जमा देते हैं, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 42. What is the function of xylem in a plant? पादप में जाइलम ऊतक का क्या काम है? ऑप्शंस हैं ए भोजन का वहन, बी जल का वहन, सी अमीनो अम्ल का वहन, डी ऑक्सीजन का वहन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जल का वहन। जल का वहन? जी। जाइलम पौधे का वाटर सप्लाई पाइपलाइन है। ये जड़ों से पानी और खनिज लवणों को खींचकर पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से यानी पत्तियों तक पहुंचाता है। और ये एक तरफा होता है? बिल्कुल, ये एक तरफा रास्ता है, सिर्फ नीचे से ऊपर। एक आखिरी कमेंट पढ़ लेते हैं। ताऊ जी का कमेंट है हरियाणा से। रे मास्टर, यो जाइलम तो पानी ऊपर ले जावे से और म्हारी घराड़ी म्हारी सारी तनख्वाह नीचे लगा दे से। ताऊ जी, आपकी समस्या गंभीर है, पर फिलहाल आप क्विज पर ध्यान दें, नौकरी से तनख्वाह बढ़ेगी। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 43. By which tissue is food translocated in plants? पौधों में बने हुए भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शंस हैं ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी मज्जा, डी रंध्र। सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्लोएम। अगर जाइलम वाटर पाइपलाइन है तो फ्लोएम पौधे का फूड डिलीवरी सर्विस है। अच्छा। ये पत्तियों में बने भोजन यानी शुगर को पौधे के हर उस हिस्से तक पहुंचाता है जहां ऊर्जा की जरूरत है, जैसे जड़ें, फल और फूल। क्वेश्चन नंबर 44. By using which energy is the translocation of substances in the phloem accomplished? फ्लोएम में भोजन का ये स्थानांतरण किस ऊर्जा का उपयोग करके पूरा होता है? ये अच्छा सवाल है। ऑप्शंस हैं ए सौर ऊर्जा, बी एटीपी, सी तापीय ऊर्जा, डी यांत्रिक ऊर्जा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, एटीपी। जाइलम में पानी का बहाव ज्यादातर पैसिव होता है, लेकिन फ्लोएम में भोजन को पहुंचाना एक एक्टिव प्रोसेस है। मतलब इसमें एनर्जी लगती है? जी, इसमें पौधे को अपनी एनर्जी करेंसी यानी एटीपी खर्च करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 45. What is the functional unit of the kidney? हमारी वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शंस हैं ए न्यूरॉन, बी कोशिका, सी वृक्काणु नेफ्रॉन, डी धमनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वृक्काणु नेफ्रॉन। नेफ्रॉन? जी, नेफ्रॉन हमारी किडनी की माइक्रोस्कोपिक फिल्टर यूनिट है। हमारी हर किडनी में ऐसे लाखों नेफ्रॉन होते हैं। लाखों? हाँ, जो लगातार खून को छानकर उसमें से गंदगी और अतिरिक्त पानी को निकालकर मूत्र बनाने का काम करते हैं। Question number 46. What is the method of removing nitrogenous waste through an artificial kidney called? एक कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को खून से निकालने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए विसरण, बी अपोहन डायलिसिस, सी परासरण, डी छानना। सही जवाब है ऑप्शन बी, अपोहन डायलिसिस। जब किसी व्यक्ति की किडनी काम करना बंद कर देती है तो डायलिसिस मशीन वही काम करती है जो किडनी को करना चाहिए था। खून को साफ करने का काम? बिल्कुल। यह खून को साफ करके उसमें से यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है। Question number 47. In a healthy adult, how much initial filtrate is formed daily in the kidney? एक स्वस्थ वयस्क में
किडनी प्रतिदिन लगभग कितना आरंभिक यानी इनिशियल फिल्ट्रेट बनाती है? ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। ऑप्शंस हैं ए 1-2 लीटर, बी 10 लीटर, सी 180 लीटर, डी 50 लीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 180 लीटर। 180 लीटर एक दिन में? जी हाँ, यह जानकर हैरानी होती है कि हमारी किडनी एक दिन में लगभग 180 लीटर तरल पदार्थ छानती है। लेकिन घबराइए नहीं, इसमें से 99% जरूरी पदार्थ और पानी वापस सोख लिया जाता है और सिर्फ 1 से 2 लीटर ही मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। Question number 48. Where do plants store waste products in the form of resins and gums? पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थ जैसे रेजिन और गोंद को कहाँ जमा करते हैं? ऑप्शंस हैं ए नए जाइलम में, बी पुराने जाइलम में, सी फ्लोएम में, डी जड़ों में। सही जवाब है ऑप्शन बी पुराने जाइलम में। पौधों के पास हमारी तरह कोई विकसित उत्सर्जन तंत्र नहीं होता, तो वो वेस्ट का क्या करते हैं? वे अपने कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने पुराने और गैर कार्यात्मक जाइलम ऊतक में जमा कर देते हैं। गोंद और रेजिन इसी का उदाहरण है। Question number 49. Which gas is released as a waste product during photosynthesis? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस एक अपशिष्ट उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है? ये तो अब तक सबको पता चल गया होगा। हाँ, ऑप्शंस हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। पौधों के लिए ऑक्सीजन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे वे प्रकाश संश्लेषण के दौरान बाहर फेंक देते हैं। और उनका कचरा हमारे लिए? हम सभी जीवों के लिए प्राणवायु है। प्रकृति का संतुलन कितना अद्भुत है। बिल्कुल। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 50. वेयर इज यूरिन फॉर्म्ड? मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शंस है ए मूत्राशय में, बी मूत्रवाहिनी में, सी वृक्क में, डी यकृत में। और सही उत्तर है ऑप्शन सी वृक्क में। वृक्क में यानी किडनी में? जी, मूत्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया किडनी यानी वृक्क में होती है। मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर तो सिर्फ उसे जमा करने का काम करता है। और मूत्रवाहिनी? वो उसे किडनी से मूत्राशय तक पहुंचाने वाली नली है। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हमारे 50 सवालों का ये शानदार मेगा क्विज मैराथन यहीं समाप्त होता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमारे साथ इतनी ऊर्जा और उत्साह के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस सेशन से आपके जय प्रक्रम के सभी कॉन्सेप्ट्स जरूर क्लियर हुए होंगे। हम बहुत जल्द ऐसे ही और सेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।